ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का सिक्योरिटी असिस्टेंट के पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ था उसका एनालिसिस है। ठीक है, जैसे कि आपने पहले का एनालिसिस को बहुत आपने पसंद किया, आई एम वेरी रियली वेरी हैप्पी। और सजेस्ट करना और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है बताना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और क्या आप लर्न करना चाहते हो उसके बारे में भी बताना। ठीक है, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना। एंड थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लविंग एंड रिस्पेक्टिंग मी सो मच। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये ncrtquiz.com अपने टीम निष्ठा के एक वेंचर है जिसमें पूरे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी क्लासेस 6 to 12 का पूरा रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं। बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। जिनको भी आगे का भी एग्जाम करना है, जीएस बहुत अच्छा बढ़ाना है, तो एक बार जरूर इस साइट को विजिट करके देखना। ठीक है, संदीप बंसल सर के बारे में तो क्या ही कहना। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब सर ये तो लगता है कि IBACIO से भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं और 4 सेंटेंस है, उसमें से सही सही बताना है। तो अप्रोच क्या है सर? इज देयर एन अप्रोच टू डूइंग सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चंस? ऑफ कोर्स देयर इज। याद रखो, हमेशा जब सेंटेंस करेक्शन की बात आएगी तो सबसे पहले हमको पूरे सेंटेंस को पढ़ना है। रीड द एंटायर सेंटेंस। याद रखना, ये बहुत गलतफहमी होगी अगर ये सोचोगे आधा में मैं रुक जाता हूं। नहीं, पूरे सेंटेंस को पढ़ के समझना है। अंडरस्टैंड द सेंटेंस, मीनिंग क्या है, मोटे तौर पे क्या कहना चाहता है, इसको समझो। उसके बाद लोकेट करना है एरर्स। उसके बाद देखना है एरर कहाँ है। तो एरर कौन कौन सा एरर ढूंढना चाहिए सर? हर सेंटेंस में ढूंढना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एकदम पक्का ढूंढना चाहिए। ठीक है, टेंस का एरर ढूंढना चाहिए। 3 एरर जरूर ढूंढना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस एंड मॉडिफायर्स। क्योंकि ये IBSA वाले एग्जाम में मॉडिफायर्स का बहुत ज्यादा खेल होता है। मॉडिफायर और कुछ नहीं है, एडजेक्टिव और एडवर्ब को बोलते हैं, लेकिन एडजेक्टिव एडवर्ब को सही जगह पे रखना है। ठीक है, तो लोकेट द एरर्स एंड देन एलिमिनेट द ऑप्शंस। रीड, अंडरस्टैंड, लोकेट, एलिमिनेट। ठीक है, अब देखते हैं पहला वाला सेंटेंस को पढ़ते हैं, देखते हैं। ओके, हम आते हैं पहला सेंटेंस में। देखो कि मीनिंग क्या है। मैंने बोला रीड एंड अंडरस्टैंड, तो कहना क्या चाह रहा है कि क्रोमोथेरेपी क्या है और वो कैसे हमारे शरीर को हील करने में मदद कर सकता है ना? क्रोमोथेरेपी क्या है और वो कैसे हमारे शरीर को हील करने में मदद कर सकता है। ये हो गया सेंटेंस को समझना। अब आते हैं कि सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लेकर के एक एक चीज को देखना। पहला सेंटेंस को देखते हैं। क्रोमोथेरेपी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आर लिंक्ड। तुरंत प्रॉब्लम ही है। दैट किसको पॉइंट करेगा? फैक्ट को। ग्रामेटिकल एरर तो ऐसे ही शुरू हो गया, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने बगल वाले नाउन को पॉइंट करता है। अगर वो सिंगुलर है तो ये बाद वाला जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर फैक्ट प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन के लिए नाउन चाहिए, लेकिन ये नाउन तो सिंगुलर को पॉइंट कर रहा है, फैक्ट तो सिंगुलर है, तो दैट इज लिंक्ड होता तो यहीं पर में ही सेंटेंस खराब हो गया, छोड़ सकते हैं। सेकेंड वाले में आते हैं। Chromotherapy is based on the fact that various lights have definitive energy bands. यहां तक तो 2 क्लास देखा, दोनों सही है। Chemotherapy is based on the fact, that conjunction है। Various lights have definitive energy bands, सही है। Various lights have definitive। Subject verb agreement दो सेंटेंस में देख रहा हूं, 2 क्लॉज देख रहा हूं। सेंटेंस के अंदर के सेंटेंस को बोला जाता है क्लॉज। तो 2 क्लॉज मैंने देखा, दोनों क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही है। फिर आगे आता हूं। एनर्जी बैंड्स एंड आर लिंक्ड टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड कैन हेल्प टू हील देम। व्हाट आर लिंक्ड टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी? लाइट्स आर लिंक्ड टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड कैन हेल्प टू हील देम। सही तो लग रहा है। सेंटेंस से 2 को रख सकते हैं फोकस में। थर्ड में आते हैं। मार्क नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उससे भी बेहतर अगर कोई सेंटेंस लिखा होगा तो उसको चूज करेंगे। तो थर्ड को देख रहे हैं। वेरियस लाइट्स हैव डेफिनेटिव एनर्जी बैंड्स एंड आर लिंक्ड टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड क्रोमोथेरेपी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट। बिल्कुल ही जम्बल्ड, बिल्कुल ही मीनिंग ही बदल दिया। क्रोमोथेरेपी के बारे में बात करना था, ये तो वेरियस लाइट्स हैव, और उसके बाद मैं क्रोमोथेरेपी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। सेंटेंस बिल्कुल भी लॉजिकली अरेंज नहीं है। ग्रामेटिकल एरर तो देख भी नहीं रहा। नेक्स्ट वन।
Various lights have definitive energy bands and chromotherapy is based on the fact that can help to heal them. किसको? लाइट्स को? किसको? तो एक ही सेंटेंस सही होना चाहिए, सेकंड। देखो सेंटेंस 2 ही सही है। ऐसे अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ग्रामर अच्छा से सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे ऐप में मैंने पढ़ाया है पूरे इंग्लिश के ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। ऐप डाउनलोड करो, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कोर्सेज ज्वाइन करना है तो कोर्स ज्वाइन करो, वरना ये फ्री क्लासेस आपको देखकर इससे सीखना है तो यूट्यूब पे आकर रेगुलर फ्री क्लासेस देखो। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन तो सारे डिफेंस एग्जाम्स में आते हैं, CDS, NDA, IBACIO, हर जगह पे आता ही आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन के लिए। एडवर्ब क्या होता है? नाउन प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबके बारे में बात कर सकता है। नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात करें तो एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके और किसी के भी बारे में बातचीत हो रही हो तो एडवर्ब। तो रजत एंड संजीव seldom disagree on trivial matters and seem to be excellent friends. ओके, एक एक करके देखते हैं। डिसएग्री का है यहाँ पर मैं वर्ब के बारे में कौन बोल रहा है? सेल्डम। तो और सर सेल्डम तो यहाँ पर मैं है, तो सेल्डम एडवर्ब हो जाना चाहिए, चूंकि वर्ब के बारे में बात कर रहा है तो एडवर्ब तो हो गया। ट्रिवियल क्या है बताना? ट्रिवियल मैटर्स। ट्रिवियल के बाद क्या है? नाउन है, तो ट्रिवियल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ये आंसर नहीं है। डिसएग्री, रजत एंड संजीव सेल्डम डिसएग्री, ये तो वर्ब ही है, तो सही नहीं है। एक्सेलेंट एंड सीम टू बी एक्सेलेंट। याद रखना, टू बी अगर वर्ड के बाद कुछ भी लिखा हो, टू बी के बाद में कुछ भी लिखा हो, ठीक है, या तो एक नाउन होगा नहीं तो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। टू बी के बाद जो भी वर्ड लिखा हो और वही लास्ट वर्ड है मान लो, तो वो या तो एडजेक्टिव होगा या तो नाउन होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं सेल्डम है। सेल्डम का मतलब क्या है? कभी कभार, बहुत ही कम। और मीनिंग क्या है? रजत और संजीव सेल्डम डिसएग्री ऑन ट्रिवियल मैटर्स। छोटे मोटे मैटर में बहुत कम ही वो असहमति दिखाते हैं और बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स दिखते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। The following sentence has been split into 4 parts, 1 to 4. Identify the part that contains an error. जब भी ऐसे भी आते हैं तो पूरे सेंटेंस को एक साथ पढ़ना है, रुकना मत, सिर्फ एक को मत देखते रहना, सेकंड को मत देखते रहना, पूरे को पढ़ना है। फिर वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, मॉडिफायर, सिमेट्री, हाँ, और प्रोनाउंस एक्सेट्रा। एक इसमें आ जाते हैं। ईदर माई ऑन्ट और माई कजन हैव द कुक बुक माई अंकल रोट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ईदर माई ऑन्ट और माई कजन, सर ईदर और लिखा हुआ है, ये आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कोरिलेटिव कंजंक्शन में सब्जेक्ट किसको मानते हैं? जो वर्ब के बगल वाला सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट मानते हैं। तो वर्ब के बगल में सब्जेक्ट कौन सा है? कजन, जो कि सिंगुलर है, तो क्या लिखना पड़ेगा? हैज। याद रखना, कोरिलेटिव कंजंक्शंस में बोथ और एंड नहीं हुआ तो दोनों सब्जेक्ट नहीं जुड़ेंगे। बोथ और एंड नहीं हुआ तो दोनों सब्जेक्ट नहीं जुड़ेंगे। कोरिलेटिव कंजंक्शन बोथ एंड में सिर्फ दोनों जुड़ जाते हैं, बाकी सब में वर्ब के नजदीक वाला सब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानते हैं, पहले वाले सब्जेक्ट को छोड़ ही देते हैं। तो यहां पर मैं हैज होना चाहिए, सेकंड वाला में एरर है, ठीक है। देन एथीस्ट कौन होता है? जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है। ए का मतलब है नॉट। ए क्या है सर? प्रीफिक्स है, उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा ना, हाँ, इसके लिए यूज किया जाता है, नहीं तो पोजीशन दिखाने के लिए यूज किया जाता है उपसर्ग को, प्रीफिक्स को। रूट से शब्द बनते हैं, मूल शब्द से शब्द कई सारे बनते हैं, और प्रत्यय से, सफिक्स से ग्रामर पता चलता है। सफिक्स को हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं। इससे ग्रामर का प्रोफाइल पता चलता है कि वो वर्ड नाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है या एडवर्ब है। इसके बारे में भी जानना पड़ेगा, वोकैबुलरी सीखोगे तो क्लियर हो जाएगा। हिंदी में भी आ अगर कहते हैं तो क्या हो जाता है? ना, है ना, अनंत, जिसका अंत ना हो। एनीवे, पैनथीस्ट, ठीक है, इसमें भी सर थीस्ट है, ठीक है, याद रखना। ए का मतलब तो नॉट हो गया, पैन का मतलब हो गया ऑल, ठीक है, और थियो का मतलब है रिलीजन या गॉड। रिलीजन या गॉड इज थियो, ठीक है। थीस्ट कौन होता है? आईएसटी लिखते हैं तो हमेशा नाउन हो, ये बंदा होता है। एसआईएसटी नहीं, सिर्फ आईएसटी लिखते हो तो नाउन होता है। तो साइंटिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, इस टाइप का।
ठीक है, तो पैंतीस्ट सारे भगवान पे विश्वास करने वाला। आंसर तो हमारा ये हो गया, पैंतीस्ट का मतलब है सारी चीज पे सारे भगवान पे विश्वास रखने वाला। एंटीपति, पति का मतलब है फीलिंग्स, एंटी का मतलब क्या है, अगेंस्ट, तो एंटीपति का मतलब क्या है, किसी के लिए घृणा रखना या डिसलाइक रखना। एंटी सोशल तो जानते हो, तो एथीस्ट बोलते हैं। ठीक है, और 3 टर्म सीख लेना यहां पर मैं। थीइस्ट होता है जो भगवान पे विश्वास रखता है, एक होता है एग्नोस्टिसिस्ट, एग्नोस्टिसिस्ट जो भगवान के होने नहीं होने पर डाउट जताता है, और एक होता है एथीस्ट, एक होता है भगवान पे विश्वास नहीं करता, एक भगवान पे विश्वास करता है। बीच वाले मैक्सिमम हम लोग हैं, हम एग्नोस्टिसिस्ट हैं कि नहीं इसके बारे में ज्ञान हमें नहीं है, हमें डाउट होने लगता है। ओके, नाउ सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब इसमें तो ये ग्रामर है, लेकिन कुछ भी हो, अगेन रीडिंग द एंटायर सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट, और पार्ट्स ऑफ स्पीच आना बहुत जरूरी है ये सब लिखने के लिए। चलो ये तो आर्टिकल ही मांगा है, तो लिख देंगे। टुडे मैन हैज रीच्ड मून, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। कोई भी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट होता है तो क्या करते हैं, द जरूर लिखते हैं उसमें, द मून। ठीक है, टुडे मैन हैज रीच्ड द मून एंड यू स्टिल बिलीव इन सुपरस्टिशंस। ठीक है, नेक्स्ट वन। देन सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आर्बिट्ररी जैसे बोलोगे तो बहुत अच्छी तरीके से स्पेलिंग भी लिख पाओगे, कई बार आवाज से पता चलता है कि हमको लिखना कैसे। ठीक है, तो आर्बिट्ररी, ठीक है, बोलना आर्बिट्ररी, और आर्बिट्ररी लगता नहीं है सर, स्पेलिंग सही है। ठीक है, फिर है कॉन्फिडेंशियल, डेंशियल नहीं, कॉन्फिडेंशियल नहीं, कॉन्फिडेंशियल DEN होना चाहिए। आइटनरी सही है, और मैंडेटरी MANDATORY, मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब है कंपल्सरी। ठीक है, आइटनरी का मतलब है यात्रा का प्लान। ठीक है, आर्बिट्ररी का मतलब है, आर्बिट्ररी का मतलब है मन मर्जी, फैंसीफुल। ठीक है, बिना सब चीज को बिना सोचे। ठीक है, फिर सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। रीड, अंडरस्टैंड, लोकेट, एलिमिनेट। लोकेट में 4 एरर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे पहले। माइंड वेरी सून बिकम स्टैग्नेंट, स्टडीज इन साइकोलॉजी शो दैट एन, ये तो पूरी जम्बल्ड है, सेंटेंस सही ही नहीं है। स्टडीज इन साइकोलॉजी बिकम स्टैग्नेंट, बिकम्स तो हो नहीं सकता, स्टडीज सब्जेक्ट है, इन साइकोलॉजी आपका फ्रेज है। ठीक है, तो स्टडीज बिकम होना चाहिए था, ये गलत है। तो शो दैट एन अनट्रबल्ड स्टडीज, तब तो ये तो ऐसे ही गलत है, जम्बल्ड है, तो यही सही होगा। स्टडीज इन साइकोलॉजी शो, 4th सेंटेंस सही है। नेक्स्ट वन, फिर पूरे सेंटेंस को पढ़ के आपको एरर बताना है। द हेडमास्टर सेड टू द स्टूडेंट, यस यू मे कम इन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है देखना, पंक्चुएशन का प्रॉब्लम आया है। ठीक है, कैसे लिखते हैं हम सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच कैसे लिखते हैं, पहले स्पीकर का लिखते हैं, शी सेड टू मी या कुछ भी, सेड कॉमा डबल कोट्स, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, फिर फुल स्टॉप, उसके बाद डबल कोट्स। याद रखना डबल कोट्स के अंदर में सारा पंक्चुएशन करते हैं, फुल स्टॉप कॉमा वगैरह जो भी देना है। तो शी सेड आई एम ए टीचर। ठीक है, तो कहां पर में एरर है, 4th पार्ट में, ये डबल कोट्स बंद नहीं किया गया है। ठीक है, तो 4th इज द आंसर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, इस कलेक्टर ऑफ कॉइन्स, इसको क्या बोलते हैं, कॉइनोलॉजिस्ट, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। फिलेटलिस्ट होते हैं जो स्टैम्प्स कलेक्शन करता है। न्यूमिस्मैटिस्ट होता है जो कॉइन्स कलेक्शन करता है, और फिलैंथ्रोपिस्ट होता है जो दूसरों की मदद करता है, एल्ट्रुइस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब है रोजी रोटी, तो क्या हो जाएगा, लाइवलीहुड। ठीक है, इसका आंसर है लाइवलीहुड। नाउ इसमें आपको
तीनों ब्लैंक भरना है। इसका भी कोई ना कोई अप्रोच तो होगा सर, पूरा ही पढ़ना है बेटा, यहाँ रुकना मत, पहले वाले में मत रुकना, सेकंड वाले में मत रुकना, सेंटेंस को पूरा पढ़ना, क्योंकि सेंटेंस में क्लूज होते हैं, उस क्लू को उठाना है, उस क्लू से उस ब्लैंक को, हमको ब्लैंक को बताना है कि इसमें नेगेटिव वर्ड लगेगा कि पॉजिटिव वर्ड लगेगा या न्यूट्रल वर्ड लगेगा, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट का वर्ड लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल वर्ड लगेगा। उसके बाद ग्रामर और वोकैबुलरी यूज करना है, ठीक है, याद करना, पहले पूरे सेंटेंस को पढ़ना है, क्लू उठाना है, क्लू के बाद ही यहाँ कुछ लिख पाओगे, ऐसे ही अपनी मन मर्जी से नहीं लिख पाओगे, तो आप ब्लैंक में आकर रुक नहीं सकते, पढ़ना ही पड़ेगा आगे, ठीक है। तो आफ्टर यू डैश अ मील और अ स्नैक योर पैनक्रियास release more insulin to make sure the extra glucose in your bloodstream can enter dash cells। अब देखो, अब मैं पहले सोच रहा हूं पहले में क्या आना चाहिए, आफ्टर यू ईट अ मील और अ स्नैक, ओके, ईट हो सकता है, डिवॉवर का मतलब है भुक्कड़ जैसे खाना, ठीक है, जो वहां वैसे तो नहीं है, भुक्कड़ जैसे माने निगल जाना, डिवॉवर करना या जल्दी जल्दी खाना। कंज्यूम हो सकता है, फिर गॉबल का मतलब है गटकना, बड़े बड़े निवाले से गटकना, गॉबल करना, एकदम जल्दी जल्दी खाते हैं उसको बोलते हैं गॉबलिंग करना। तो ईट या कंज्यूम में से कोई एक होना चाहिए, तो दो तो चला गया, ठीक है सर, मेरे को इसमें भी प्रॉब्लम ही थी, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था, चलो कोई बात नहीं, सेकंड को देखते हैं, क्योंकि ईट, डिवोर, कंज्यूम, गॉबल में से कोई भी एक वर्ड आएगा। मान लो कि अगर तुमको लगता है कि सर डिवोर का मीनिंग पता नहीं था, गॉबल का मीनिंग नहीं पता था, तो ईट और कंज्यूम में मैं बहुत ये श्योर नहीं हूं, तो मैं छोड़ देता हूं। तो सेकंड वाले में आते हैं, इन योर ब्लड स्ट्रीम कैन एंटर डैश सेल्स, ठीक है, एंटर योर सेल्स, एंटर एनी सेल्स, एंटर द सेल्स और एंटर देयर सेल्स, ठीक है। देर बोलने का तो बनेगा नहीं सर, चूंकि किनका पहले नाउन लिखा होता तो, ठीक है, यहां तो नाउन लिखा नहीं है, किन के ब्लड सेल्स में पता नहीं चलता, तो द आ सकता है, ठीक है, कैन एंटर द सेल्स हो सकता है, एनी सेल्स नहीं हो सकता, कैन एंटर एनी सेल, कोई भी सेल में, कोई भी सेल, एनी सेल, लेकिन तब मीनिंग भी नहीं करेगा, ठीक है। कैन एंटर योर सेल्स हो सकता है, आफ्टर यू लिखा है तो यूर भी लिख सकता हूं, after you eat your meal or snack your pancreas releases more insulin to make the extra glucose in your bloodstream, to make sure the extra glucose in your bloodstream can enter your cells, your वाला लिख सकता हूँ, enter the cells लिख सकता हूँ, लेकिन the cells लिख दूंगा तो मैं you के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कौन से cells, किसी और की cells तो नहीं है, your ही होना चाहिए, तो ये भी हट गया, ठीक है। अब गॉबल भी हट गया, तो इसको भी पहले हटा दिया, तो आंसर ही आपको 1 होना चाहिए। देखते हैं, if you have more glucose than you need your body can remove the excess from your blood, तो सही है, फर्स्ट ही सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन, सर फिर ये बात पूछ सकते हो कि सर डिवोवर का मतलब क्या है, भुक्कड़ जैसे खाना, गॉबल का भी मतलब वही होता है, घप घप करके खाते हैं, उसको बोलते हैं गॉबलिंग करना, ठीक है। तो तराना नीड्स डैश अटेंशन, शी इज सच अ स्पॉइल्ड फसी वुमन। अब देखो यहां पर मैं खड़े होकर आप कुछ भी नहीं कर पाते, ये जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक यहाँ क्या आएगा पता नहीं, इससे देखो ये क्लू है, स्पॉइल्ड फसी वुमन, ठीक है। तो तराना नीड्स लिखा है, तो तराना नीड्स का मतलब तराना को जरूरत है, चूंकि वो स्पॉइल्ड और फसी वुमन है तो उस पर ध्यान बहुत देने की जरूरत है। तो नीड्स कैसा, सेम अटेंशन, फ्लेक्सिबल अटेंशन, कांस्टेंट अटेंशन और वेरिंग अटेंशन। तो बोले सर अगर स्पॉइल्ड वुमेन है तो भी हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कहीं गड़बड़ ना कर दे। थर्ड, और क्वेश्चन है इस फ्लीटिंग का एंटोनिम लिखना है, ये क्वेश्चन का हमारे पास इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन इस फ्लीटिंग वर्ड का ऑपोजिट लिखना है। फ्लीटिंग का मतलब है टेम्पररी, जल्दी से खत्म होने वाला, क्षणिक, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब देखो आर्टिकल भरना है इसमें या डिटर्मिनर। देखें, सुमन्स फादर डैश आर्मी ब्रिगेडियर वेर एज हर सिस्टर इज डैश MBA। यहां तो जानते हो सर NMBA लिखेंगे, है ना, NMBA लिखना पड़ेगा, और एन के साथ एक ही है ही, तब तो आपको दोनों ही लिखना पड़ेगा। एन, सुमन्स फादर इज एन आर्मी ब्रिगेडियर वेर एज हर ब्रदर इज एन MBA, तो सेकंड होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट वन, ओके, इस वर्ड के बदले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। फाइनली मिस्टर युवराज नरसिंघानी पास्ड अवे बाय द slowly moving line of people
Finally, Mr. Yuvraj Narsinghani passed by the slowly moving line of people or cars at a funeral. Slow moving line of people or cars at the funeral. ये फ्यूनरल के साथ में जो लोग चलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉटेजे. कॉटेजे कॉटेजे बोलते हैं. ठीक है. कैरावन जो है क्या है? एक बहुत बड़ा टोला जाता है जो क्या बोलते हैं, उसमें कई लोग एक शहर से दूसरे जिप्सीज लेकर चलते हैं. जिप्सीज जो बंजारे जो हैं वो कैरावन में चलते हैं. फौजे का मतलब है एक छोटा सा ग्रुप पुलिस ऑफिसर्स का या आर्मी ऑफिसर्स का या कोई स्पेशलाइज्ड टीम का एक छोटा सा ग्रुप को फौजे बोलते हैं. प्रोसेशन तो जुलूस है, तो यहाँ तो जुलूस की बात नहीं हो रही है, फ्यूनरल में जाने की बात हो रही है, तो कॉटेज. ठीक है. देन एंटोनिम बताना है. वर्ड है अनकूथ. अनकूथ का मतलब है जो पॉलिश्ड नहीं है, जो क्लमजी है, जो बहुत ही भद्दे किस्म का व्यवहार करता है. तो अनकूथ, अनमैनर्ड, जिसके कोई मैनर नहीं है, असभ्य. ठीक है. तो क्या होगा? कॉन्स्पिक्युअस, बारबेरिक, कल्टिवेटेड, कवर्ड, कल्टिवेटेड. कॉन्स्पिक्युअस का मतलब है पूरी तरीके से नजर में आना, पूरी तरीके से दृष्टि में आना, कॉन्स्पिक्युअस. बारबेरिक का मतलब है जानवरों के जैसा, बारबेरियन है. ठीक है. ठीक है. देन I did not dash the laptop with me so I cannot update the file. Did क्या है? मॉडल है. मॉडल के बाद क्या आता है? V1. तो क्या लिखना पड़ेगा? I did not bring. बहुत सिंपल. मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा V1 लिखते हैं. Will go, shall go, would go, might go. मॉडल्स के साथ V1 लिखते हैं. Then we are not oblivious dash the dangers that lie in our path. जब भी ऑब्लिवियस बोलते हैं तो उसके साथ प्रीपोजिशन क्या लिखते हैं? टू. आई एम नॉट ऑब्लिवियस टू, क्या मतलब मैं अनभिज्ञ नहीं हूं. हाँ. सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. कौन सा वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड है? फ्लोरिड, डिस्क्रिपेंसी, एम्यूलेट, इंसुलर. फ्लोरिड सही है. फ्लोरिड का मतलब है लाल हो जाना. डिस्क्रिपेंसी गलत है. DISCREPANCY. डिस्क्रिपेंसी का मतलब है त्रुटि, फ्लॉ, हाँ, छोटी सी गलती. एम्यूलेट का मतलब है कॉपी करना, और इंसुलर का मतलब है कवर्ड होना, इंसुलेशन. नेक्स्ट वन. देन आर्यन शुड बी हैप्पी विद द जॉब. अब देखो मैं पूरा पढ़ रहा हूं. आफ्टर ऑल डैश, उसके बाद वन शुड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वन हैज इवन इफ इट इज नॉट व्हाट वन डिजायर्ड. ये ऐसे ईडियम लिखना है. आर्यन शुड बी हैप्पी विद द जॉब. आफ्टर ऑल, it is better to be safe than sorry. A rolling stone gathers no moss. Half a loaf is better than none. The early bird gets the worm. क्या लिखना चाहिए? ये तो मीनिंग ही लगा करके हम खुद से ही मीनिंग लगा कर भी कर सकते हैं. It is better to be safe than sorry. यहाँ पर मैं वो कोई रिस्क तो नहीं ले रहा. ठीक है. तो ये नहीं होगा. इसका मीनिंग क्या है? सेफ होना ज्यादा अच्छा है बजाय कि बाद में दुख ये पश्चाताप करें. ठीक है. मतलब पहले कॉशियस होना बेहतर है कि बाद में जाकर हम बोले पछताना शुरू करें कि ऐसे मैंने ऐसे रिस्क क्यों लिया. और रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. जो पत्थर पहाड़ के साइड से लुढ़कता हुआ आता है तो उसमें घास थोड़ी जो चिपकेगा. मॉस का मतलब है घास, तो उसमें घास नहीं चिपकेगा. मतलब जो आदमी एक जगह स्थिर नहीं है, अनस्टेबल है, तो वो बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएगा. Okay? Somebody who does not stay at one place or does not is not patient and stays with one thing for a long time, he'll not gather much in terms of intelligence, in terms of money, etc. Third, ये तो हो सकता है half a loaf is better than none. आधी रोटी तो मिल रही है, उसको अपने जॉब से खुश होना चाहिए. कम से कम आधी रोटी जुगाड़ तो कर पा रहा है, तो half a loaf is better than none. ये सही है. और फोर्थ क्या है? The early bird gets the worm. जो सुबह सुबह में उठ करके जो पंछी जाएगी उसी को तो कीड़े भी मिलेंगे, है ना. मतलब जल्दी करोगे तो जल्दी भी आपको मतलब आपको चुस्त होना पड़ेगा, आपको एक्टिव होना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट वन. आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस. अभी बताया था तुमको कि डायरेक्ट स्पीच हो तो डबल कोट्स के अंदर में, जैसे माई नेम कॉमा, ये एकदम सही है ये पार्ट. रिप्लाइड द लेडी कॉमा होने चाहिए.
ठीक है, माई नेम रिप्लाइड द लेडी इज द सेम एज माई मदर्स। ठीक है, तो यहां पर मैं एक कॉमा होना चाहिए था, इसलिए ये गलत है पहला। और ऊपर से एज माई मदर्स, मदर्स तो यहाँ पर मैं कैसा होना चाहिए, मदर तो एक ही होती है ना, तो मदर के बाद अपॉस्ट्रोफी एस होना चाहिए, ना कि पूरे मदर्स के साथ। ये लिख दूंगा तो कई सारी माओं के साथ, मीनिंग नहीं करेगा, तो पहला सेंटेंस गलत है। माई नेम रिप्लाइड द लेडी इज द सेम एज योर मदर। ओके, अब दिक्कत क्या है, मेरा नाम आपके माँ के जैसा है, माँ के जैसा नहीं है, माँ के नाम के जैसा है, तो इसमें प्रॉब्लम है, और फिर कॉमा नहीं। माई नेम रिप्लाइड द लेडी इज द सेम एज योर मदर्स, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं है, ये भी गलत है। तो माई नेम रिप्लाइड द लेडी इज द सेम एज योर मदर्स, फोर्थ सेंटेंस है। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर द फर्स्ट सेशन। पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करने ना हमारे चैनल को। मैं बाकी सब सारे भी आपके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूंगा, और कुछ भी आपको ग्रामर सीखना है, किस तरीके के वीडियोस चाहिए, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखो, तो हम उसको लेकर आते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम निष्ठा। मैं विनोद शंकरन, और इसमें IBS से 23 मार्च शिफ्ट 2 में जो इंग्लिश हुआ था उसके हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, तो सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। एंटोनिम किसका बता रहा है, द कॉन्स्टेबल्स केम रनिंग आउट वेविंग देयर बिग स्टिक्स विद द म्यूजियम गार्ड्स फॉलोइंग क्लोज बिहाइंड। विस्परिंग आ गई, ये विस्परिंग का हमको एंटोनिम बताना है। विस्परिंग का मतलब क्या है, फुसफुसाना। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, येलिंग। मरमरिंग जो है वो विस्परिंग है, फुसफुसाने को मरमरिंग भी बोलते हैं, है ना। अगला वाला देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट इडियम दैट कन्वेज द मीनिंग गिवन इन ब्रैकेट्स। व्हेन आस्क्ड व्हाई ही हैड लाइड, द स्टूडेंट अवॉइडेड टॉकिंग नरेटिंग द इवेंट्स ऑफ द। इसका कौन सा इडियम है जो अवॉइडेड टॉकिंग को सही तरीके से पकड़ता है। बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश, कौन सा अवॉइडेड टॉकिंग लिखा है, लेकिन ये यहां पर मैं कौन सा इडियम लिखना पड़ेगा ताकि सेंटेंस सही हो जाए। वो क्या है, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड भी बोल सकते हैं, बीट अबाउट द बुश भी बोल सकते हैं। बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश का मतलब है पॉइंट में ना आना, मुद्दे पे ना आना, घुमा फिरा के बात करना। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ। आई गॉट अप एंड वांडर्ड आउट टू द बैल्कनी एंड स्टेयर एट द रिवर। इसका सही तुमको वर्ब बताना है। गॉट अप किस टेंस में है, पास्ट टेंस में, तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चलना चाहिए। आई गॉट अप, wandered to out to the balcony and stared at the river। आप भी कई बच्चों को ये बोलोगे कि सर पहला वाला तो हेड हो जाता है ना सर, तब तो दो पास्ट टेंस आने से एक तो हेड हो जाता है ना, वो सब रट्टा ही है, मत करना, समझ के लिखना। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि दो पास्ट टेंस आ गया तो एक को हम पास्ट परफेक्ट में लिख देंगे। ठीक है, ये इसको देखो, एक चीज बता रहा हूं। आई वॉज अ टीचर when I won the lottery। मैं टीचर था जब मैं लॉटरी जीता। हिंदी में क्या बोल रहा हूं, मैं टीचर था जब मैं लॉटरी जीता। टीचर हो चुका था बोल रहा हूं, नहीं ना, या वो लॉटरी जीत चुका तो बोल रहा हूं, नहीं ना। तो परफेक्ट टेंस कहीं भी लिख नहीं सकते हो, दोनों पास्ट टेंस ही है। तो समझ के लिखना है, जबरदस्ती ऐसा नहीं कि दो पास्ट टेंस हो गया तो एक को पास्ट परफेक्ट कर दिया। ठीक है, वो नहीं करना है, समझ के उसके बाद करना है। देन ऐसे हैंडेड ओवर द 50 रुपी नोट्स टू हिम, जिसमें सही बताना है तुमको। द मैन डैश द नोट फ्रॉम माई हैंड विद अ ग्रिन एंड साइकिल्ड ऑफ क्विकली बिफोर वी कुड आर्ग्यू। दिस डैश वाज गेटिंग एक्सपेंसिव। ठीक है, जैसे ही उसको 50 का नोट दिखाया तुरंत ही वो छीन के भाग गया। ठीक है, तो छीनना कौन सा है बताना, स्नैच करना। म्यूटिलेट का मतलब क्या है, छिन्न भिन्न करना, म्यूटिलेट करना। लिबरेट करना, फ्री करना। डिलिबरेट करना, सोचना। यहां तो बाकी सब वर्ड आएगा ही नहीं, आएगा ही तो स्नैचिंग। तो स्लूथिंग का मतलब क्या होता है सर, जासूसी करना। स्लूथिंग करना, जासूसी करना। सबटाज करना, किसी भी कोशिश को नाकाम करना। सबटाज करना, कोशिश को नाकाम। फिर बताओ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हीनस। हीनस का मतलब है बहुत ही बुरा, बहुत ही घिनौना। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ग्लोरियस। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ग्लोरियस, है ना। नेक्स्ट वन, इसमें
ग्रामेटिकल एरर बताना है। फर्स्ट टेल मी व्हाई आर दे लेट टू वर्क एवरी अदर डे, व्हाई आर दे लेट टू वर्क एवरी अदर डे। यहां लास्ट में देखना है क्वेश्चन मार्क है, नहीं है ना, फुल स्टॉप है। मतलब है कि ये प्रश्न तो पूछा नहीं जा रहा है, बताया जा रहा है। हाँ, पहले बताओ कि वो लेट क्यों है, क्या पूछ नहीं रहा हूं उनसे, तुमसे बताने के लिए बोल रहा हूं। तो बताने के लिए जब भी होगा तो सेंटेंस का ऑर्डर जो है व्हाई आर दे नहीं होगा, व्हाई दे आर लेट ऐसे होगा। क्यों ऐसा है सर? क्योंकि स्टेटमेंट्स में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, क्वेश्चन में वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। देखो व्हाई आर दे, ये क्वेश्चन जब पूछेंगे तब ऐसा, लेकिन बताएंगे तो पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब। यहां फुल स्टॉप है का मतलब है कि बताया जा रहा है, तो कैसा होना चाहिए, फर्स्ट टेल मी व्हाई दे आर लेट टू वर्क एवरी अदर डे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछूंगा तो क्वेश्चन मार्क भी होगा, और कैसे लिखेंगे, व्हाई आर यू लेट टू वर्क, व्हाई आर दे लेट टू वर्क, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट adverb to fill in the blank. Would you mind driving dash as I have motion sickness? मोशन सिकनेस होगा तो क्या, गाड़ी चलते हुए मुझे उल्टे आने लगते, तो वो क्या करते हैं, वो क्या बोलेंगे, गाड़ी को स्लो ही चलने बोलेंगे। क्या लिखना पड़ेगा, वुड यू माइंड ड्राइविंग स्लोली या स्लोइंग, या क्या लिखना पड़ेगा, एडवर्ब कौन सा है, स्लोली। वुड यू माइंड ड्राइविंग स्लोली, धीरे चलना दिक्कत होगी आपको धीरे में चलने में, क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस है, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द फ्रेजेस आर इन करेक्ट ऑर्डर दस फॉर्मिंग अ मीनिंगफुल सेंटेंस। कौन सा ऑर्डर जो है सही सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है। केम इनटू बीइंग एज करके होगा, केम इनटू बीइंग नहीं होगा। फिर इन द ईयर ऑफ 1945 यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग एज द सक्सेसर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, लास्ट वाला सही है, ठीक है। अब देखो, select the most appropriate option that can substitute the underlined word in the following sentence. Sister Rose said coolly, I hope that doesn't mean you become complacent. Complacent का मतलब क्या है, complacent का मतलब है बेफिक्र हो जाना, बेफिक्र हो जाना, तो बेफिक्र हो जाना अनइंटरेस्टेड हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगाना है, by the time select the most appropriate punctuation to mark to fill in the blank. By the time we got inside, the two men had vanished. ठीक है, हमेशा याद रखना सेंटेंस के शुरुआत में अगर कोई एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज लिखूंगा, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज लिखूंगा तो कॉमा डालना पड़ेगा। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज लिखूंगा सेंटेंस के शुरुआत में तो कॉमा डालना पड़ेगा, ठीक है। देन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, गार्डेड गलत स्पेलिंग है, डिसीविंग गलत स्पेलिंग है, एम्बेरस गलत स्पेलिंग है, लायसन सही स्पेलिंग है। लायसन का मतलब एक दूसरे से जाकर कांटेक्ट बढ़ाना, तो लायसन करना। और गार्डेड का स्पेलिंग क्या है, GUARDED। और डिसीविंग का DECEIVING, डिसीविंग। एम्बेरसमेंट डबल आर और डबल एस, एम्बेरस, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसमें बताओ, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट हैज बीन इनकरेक्टली स्पेल्ड, जिसमें गलत स्पेलिंग लिखा हुआ है। ट्रैफिक सही है, सडनली सही है, लीन्ड गलत है, लीन्ड का मतलब झुकना, ठीक है, किसी के ओर झुकना, लीन करना, LEANED, ठीक है। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस सही तरीके से पंक्चुएटेड है, द बहाई टेम्पल इज नोन फॉर इट्स लोटस शेप स्ट्रक्चर एंड क्वाइट एम्बियंस। ये इट्स का मतलब क्या है, उसका, और ये इट्स का मतलब क्या है, वह है, इट इज, है ना। तो इट्स होना चाहिए चूंकि उसके लोटस शेप स्ट्रक्चर एंड क्वाइट एम्बियंस, ठीक है, और फुल स्टॉप चाहिए, तो पहला तो हो ही नहीं सकता। द बहाई टेम्पल इज नोन फॉर इट्स लोटस शेप स्ट्रक्चर एंड क्वाइट एम्बियंस, सेकेंड वाला सही लगता है। थर्ड वाला देखना, द बहाई टेम्पल इज नोन फॉर इट्स लोटस शेप स्ट्रक्चर एंड क्वाइट एम्बियंस। बहाई टेम्पल को इस तरीके से लिखना है, बहा अपॉस्ट्रोफी आई, बहाई टेम्पल लिखते हैं, तो थर्ड सेंटेंस सही है, ठीक है। फोर्थ वाला गलत है, सेकंड वाला भी गलत है। याद रखना, बहाई को हम हमेशा लिखते हैं ऐसे। क्यों सर, वैसे ही उसका नाम है, वो एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में क्यों नहीं होता, जो है वही लिखना है आपको, ठीक है। देन कौन सा प्रीपोजिशन इसमें लगेगा, द बिग नेम प्लेट डैश इज फ्रंट डोर वॉज इन हिंदी एंड इंग्लिश। पहले दरवाजे के ऊपर में जो था, तो क्या लिखेंगे, या तो ऑन होना चाहिए, नहीं है तो क्या होना चाहिए, बिसाइड, दरवाजे के बगल में जो था, ठीक है।
द बिग नेम प्लेट बिसाइड हिज फ्रंट डोर वॉज इन हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखो, इट इज देयर एविडेंस दैट अलाउड मी टू गेट अ वारंट टू सर्च हिज हाउस एंड वी फाउंड स्टोर्स फुल ऑफ स्टोलन एंटिक्स। तो वारंट का मीनिंग क्या है? वारंट का मतलब होता है अनुमति, एक ऑथराइजेशन, और इंजंक्शन का मतलब है रोक या बीच में दिया हुआ एक फैसला। कोर्ट के द्वारा इंजंक्शन अगर दिया जाता है तो जो काम में उसको रोकने के लिए बोला जाता है कि वो काम मत करिए, अभी कुछ दिन के लिए रोकिए। इंजंक्शन इज अ ऑर्डर टू स्टॉप समथिंग, ऑर्डर टू स्टॉप समथिंग, और वारंट का मतलब है ऑथराइजेशन। 16 देखना, इसमें कौन सा हमें आर्टिकल चाहिए। यहां तो प्लेस लिखा है, तो एन का तो सवाल नहीं है, ए या द में से कुछ आएगा या नो आर्टिकल आएगा। आई हैव बीन लुकिंग फॉर दिस फाइल ऑल ओवर द प्लेस, हर जगह ढूंढते हुआ। डिड यू नो दैट दत्ता फ्लंक्ड हाफ ऑफ डैश क्लास 12 ड्यूरिंग द प्रैक्टिस बोर्ड टेस्ट? हाफ ऑफ द बोलते हैं, हाफ ऑफ द केक, हाफ ऑफ द वाटर, हाफ ऑफ द बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, question number 8, Mona's appeal always seems to dash of the authority, so she finally left the job. Mona's appeal always seems to dash of the authority, so she finally left the job. अपील का मतलब क्या है? विनती। मोना की जो विनतियां हैं वो बहरे कानों में ही पढ़ते थे, बहरे कान में पढ़ते, कोई सुनने वाला नहीं था। So Mona's appeal always seems to dash of the authority, so she finally quit the job. Fall on deaf ears. Mona's appeal always seems to fall on deaf ears. Okay, deaf ears of the authority, so she finally left the job. 19th क्वेश्चन देखना, इसको एक जम्बल्ड पैराग्राफ को सही रखना है। तो कैसे क्या करना चाहिए? सबसे पहला सेंटेंस क्या आएगा उसको ढूंढेंगे। देखो, ए से शुरू है, सी से शुरू है, डी से शुरू है, बी से है ही नहीं, मतलब बी से पहला सेंटेंस तो नहीं होना चाहिए। और पहला सेंटेंस कैसा होना चाहिए? जो पहले, उसके पहले कोई सेंटेंस ना मांगे। मान लो अगर मैं मानता हूं बी मेरा पहला सेंटेंस है, तो बी के पहले कुछ ना मांगे तभी ये बी पहला सेंटेंस हो सकता है। तो याद रखना, फर्स्ट सेंटेंस में नॉर्मली नाउन पूरा जो नाउन है वो होता है। अच्छा, इस सेंटेंस को देखो, पहले पहले क्या होना चाहिए? डी में देखते हैं, द सन हैड वैनिश्ड बिहाइंड द क्लाउड्स एंड द लेन वाज रादर डार्क। ये तो एकदम सही हो सकता है, तो डी से पहले शुरू करना है तो दोनों हो सकता है। डी के बाद बी या डी के बाद सी। सी में क्या लिखा है? देन द लेन टुक अ कर्व टू द राइट एंड व्हेन वी टर्नड इन ही हैड वैनिश्ड। ठीक है, लेकिन बी को भी देखो, आफ्टर द नॉइज एंड बसल ऑफ द मेन रोड इट वाज सडनली वेरी क्वाइट। पहले पहले मैं जैसे ही घुसूंगा तो क्या बताऊंगा उसका किस तरीके से था, वो अपीयरेंस को लिखूंगा। तो डी के बाद बी। उसके बाद as there were very few people around, we had to hang pretty far back so that Robin would not spot us. Okay, और फिर लास्ट वाला, then the lane took a curve to the right and when we turned in he had vanished. लेन में आ गया, लेन शांत था। ठीक है, और चूंकि बहुत कम लोग थे इसलिए लेन में बहुत पीछे रहना पड़ा, ऐसा कि वो रॉबिन ना देख ले। हाँ, लेकिन लेन आगे जाकर मुड़ रही थी, जैसे जाके वहां पर मुड़े तो देखा कि भाई रॉबिन वहां है नहीं। तो डी बी सी है। ठीक है, नेक्स्ट वन, इसमें तुमको बताना है, सब्स्टिट्यूट बताना है। पीपल हु रैन अवे फ्रॉम जस्टिस का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। न्यूमरस लॉस वर पास्ड ड्यूरिंग हिज टीम फॉर रिकवरिंग स्लेव्स हु हैड टर्न्ड इनटू पीपल हु रैन अवे फ्रॉम जस्टिस। जो जस्टिस से भागते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूजिटिव्स, भगोड़ा कहते हैं, फ्यूजिटिव्स। कास्ट अवे का मतलब है जो अलग थलग पड़ गया हो, जो अलग थलग पड़ गया हो वो कास्ट अवे। बैगाबॉन्ड क्या बोलते हैं? आवारा, वेगाबॉन्ड आवारा। और हर्मिट्स तो तुम जानते हो, साधुओं को बोला जाता। बस इस सेशन के लिए इतना, नेक्स्ट मिलेंगे। जय हिंद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू IBSCA 23 मार्च 2023 का शिफ्ट 3 का इंग्लिश डिस्कस करते हैं। IBSCA का पिछले साल का 2023 का पेपर का डिस्कशन है। ठीक है, देखो इंग्लिश में किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। मैं ncrtquiz.com अगर आप एक बार जाकर देखोगे तो आपके GS के प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो संदीप सर के बारे में आप लोग सब जानते हो, सर का ही ये टीम निष्ठा, सर हर हम सब मिलकर के। क्वेश्चन नंबर 1, select the option that can be used as a one word substitute for the underlined word
ठीक है, इसका हु वॉक्स इन स्लीप, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, कौन सा है? बहुत लोगों ने सही कहा, सोमनैम्बुलिस्ट। सोमना का मतलब है नींद, सोम्न का मतलब है नींद, ठीक है, सोम्न का मतलब है नींद, स्लीप, ठीक है, और एम्बुलेट, एम्बुलो का मतलब है वॉक करना। तो सोमनैम्बुलिस्ट जो नींद में चलता है। रिग्रेशनिस्ट वो होता है जो प्रोग्रेस के, विकास के विरोध में काम करता है, रिग्रेशन करना चाहता है, पीछे की ओर जाना चाहता है। आर्सनिस्ट वो है जो मॉब में आकर आग लगा देता है, ठीक है, दुकान वगैरह में जो पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगाता है उसको बोलते हैं आर्सनिस्ट। नार्सिसिस्ट वो बंदा होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश होता है। नेक्स्ट है सेंटेंस का अरेंजमेंट करना है। द फॉग वॉज सो, देखना इसमें ABCD, ABDC, BDC है, तो पहला सेंटेंस देखते हैं, पहला हो सकता है कि नहीं। द फॉग वॉज सो बैड दैट ही कुड नॉट सी अ लैम्प पोस्ट कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस, हो तो सकता है सर। उसके बाद बी बता रहा है, आफ्टर अ नर्वस ग्लैंस एट हर वॉच शी नियरली येल्ड, जल्दी जल्दी, ठीक है, पक्का नहीं हो सकता, वन ABCD तो नहीं हो सकता। फिर आते हैं सेकंड में, द फॉग वॉज सो बैड दैट ही कुड नॉट सी अ लैम्प पोस्ट लूमिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, बी। ए के बाद बी तो इसमें भी नहीं आ सकता, ए बी दोनों ही नहीं आ सकता। बी के बाद डी दोनों में है, तो थर्ड को देखते हैं, बी के बाद डी। आफ्टर नर्वस ग्लांस एट हर वॉच शी नियरली येल्ड, जल्दी जल्दी। उसके बाद सो ही पुट हिज फुट डाउन ऑन द एक्सीलरेटर, तो सर एकदम सही है, जल्दी जल्दी कहोगे तो भाई आदमी एक्सीलरेटर पे पैर मारेगा ही, तो 2 और 4 तो एक साथ होना चाहिए, बी डी। सो ही पुट हिज फुट डाउन द एक्सीलरेटर, ओके, and then the fog was so bad that he could not see a lamp post coming in, looming in front of us, front of them. So 2, 4, 1, 3, B, D, B, D, C लास्ट होना चाहिए, और ये आंसर हो जाएगा। बी डी तो एक साथ ही होगा, ए सी, ठीक है। नेक्स्ट वन, बॉल्डी पंच्ड, इसमें बताना है कौन सी प्रिपोजिशन लिखना है। बॉल्डी पंच्ड वन policeman as pony tail head butted another as they tried to push dash, but by then Karthik and Dubey had also joined the fight as they tried to push through, अपनी जगह धक्का मार के बनाने की कोशिश करने को बोलते हैं पुट थ्रू। वी वेंट पास देयर टेबल मम्बलिंग वेरी पोलाइट एंड आउटस्पोकन गुड नाइट्स। मम्बलिंग का मतलब क्या है? फुसफुसा के बोलना। तो हम उनके बगल से गुजरे और बहुत हल्के फुल्के में हमने गुड नाइट कहा। तो यहां पर हमें बोलते हैं कि आउटस्पोकन गुड नाइट, आउटस्पोकन तो नहीं होगा, कैसा होगा वो? एंटोनिम बताना है। आउटस्पोकन नहीं होगा तो क्या होना, क्या बताना पड़ेगा? डोसाइल। डोसाइल का मतलब है शांत शांत, ठीक है, जिसको बहुत जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। तो शी वेंट पास द टेबल मम्बलिंग वेरी पोलाइट एंड डोसाइल गुड नाइट्स। Now, after she had sneezed continuously for 5 minutes, Aunt Razia took pity on her and offered to take us to the quiz. क्या बताना है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, स्नीड कंटिन्यूसली, मिनट्स और ऑफर्ड में। कौन सा स्पेलिंग गलत है? ये कॉन्टिन्यूसली, ये CINTO नहीं होता है, कैसे लिखते हैं? CONTINUOUS, कंटिन्यूसली। ये तो कंटिन्यूसली हो गया, ठीक है, इनके बाद वो नहीं आता है, इनके बाद यू आता है, ठीक है। फिर इसमें बताना है रेखा फादर, ईडियम बताना है। यहां पर मैं कौन सा ईडियम इसके बदले लिखा जा सकता है? Rekha's father has enrolled her in the best coaching center and furnished her study room well. Yet she is not working hard at her studies. One can make it easy for someone to do something but not force them to do it. ठीक है, किसी को पानी तक तो लेके जा सकते हो, लेकिन क्या पानी पिला भी सकते हो? नहीं। सो क्या है सही है? यू कैन टेक अ हॉर्स, यू कैन टेक अ और लीड अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक इट। पानी तक तो लेके जा सकते हो घोड़ा को, लेकिन वो उसको पीना ही पड़ेगा ये नहीं बोल सकता, उसकी मर्जी है वो। मतलब पापा ने तो सारा चीज कर दिया, अब वो चाहे तब तो करेगी, चाहेगी तभी तो वो पढ़ाई कर सकती है, ठीक है। देन अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। बैफलिंग का मतलब क्या है? बिविल्डरिंग। बैफलिंग का मतलब क्या है? बिविल्डरिंग, कंफ्यूजिंग। कौन सा होना चाहिए? ये ना। कोहिरेंट का मतलब क्या है? लॉजिकली, लॉजिकली कंसिस्टेंट, लॉजिकली कंसिस्टेंट, जो लॉजिक के अनुसार चलता हो
कोहेरेंट बोलते हैं। और डिलैपिडेटेड का मतलब है टूटा फूटा, रैमशैक, टूटा फूटा को बोलते हैं डिलैपिडेटेड। ठीक है, नेक्स्ट वन। डैश यंगर मैन वॉज वेरी ट्रेंडली ड्रेस्ड इन अ ब्लैक हाई नेक पुल ओवर एंड लेदर जैकेट। किसी एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात कर रहा हो तो क्या लिखना पड़ेगा? द यंगर मैन। नेक्स्ट वन, इसमें अप्रोप्रिएट टेंस बताना है वर्ब का। ओके, बट रिमेंबर टू ऑलवेज कॉल जहान जानकी, आई टर्न टू द अदर्स। ये तो मैं इंपेरेटिव सेंटेंस लिख रहा हूं, किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। ओके, तब क्या लिखना पड़ेगा? सेम ही वर्ब लिखना पड़ेगा, V1 लिखना पड़ेगा। तो वी राइट बट रिमेंबर, सो सेम ही वर्ड लिखना, बट रिमेंबर टू ऑलवेज कॉल जहान जानकी। ठीक है, नेक्स्ट वन। देन ही पॉइंटेड टू अ डैश मैन इन अ धोती हु वाज स्टैंडिंग एट द रिवर एज। कैसा आदमी? प्लम तो नहीं होगा। प्लम आदमी का मतलब होता है, प्लम तो एक फ्रूट होता है, तो प्लम आदमी तो होता नहीं है। लेदर आदमी भी नहीं होगा, फील्ड आदमी भी नहीं होगा। प्लम्प आदमी, मोटा सा आदमी। देन ही पॉइंट टू अ प्लम्प मैन इन अ धोती हु वाज स्टैंडिंग एट अ रिवर एज, तो प्लम्प आंसर है। नेक्स्ट बताना है तुमको, करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है देखना। ही वॉज फॉलोड बाई नवाब एंड बादशाह हर टू गोल्डन रिट्रीवर्स हु वर ऑल ओवर अस इन अ सेकेंड। रिट्रीवर्स कौन सा स्पेलिंग है? सेकेंड। रिट्रीव करना, RETRIEVERS, रिट्रीव करना, रिट्रीवर्स। इसके लिए वन वर्ड बताना है। हाउ कैन आई हैव द की टू द सैंक्टम व्हेन ऑल आई डू इज फिल पॉट्स ऑफ गंगा वाटर एंड ग्राइंड द सैंडलवुड। सैंक्टम का मतलब क्या है? पवित्र जगह, श्राइन, टेम्पल को बोलते हैं सैंक्टम। नेक्स्ट, इसमें बताना है ये जो ब्रैकेटेड जो पार्ट है उसका मीनिंग क्या है, मतलब उसके बदले में कौन सा प्रोवर्ब लिखा जा सकता है। आई एडवाइस रीता टू अप्लाई फॉर द जॉब एज सुन एज द ओपनिंग वॉज अनाउट। जैसे ही ओपनिंग आती है तभी अप्लाई कर दो। और उसके बाद एक मुहावरा बताया उसको क्या दिखाने के लिए कि जल्दी जल्दी करना चाहिए, तो वो क्या है? द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, जो सुबह सुबह निकल जाएगा वही तो, उसी को तो मिलेगा खाना। ठीक है, अच्छा। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मतलब एक हरकत से दो दो बेनिफिट हो जाना। रोलिंग स्टोन गैदर स्नो मॉस का मतलब है लुढ़कता हुआ पत्थर कुछ जोड़ता नहीं है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भागते रहोगे या एक काम से दूसरे काम में भागते रहोगे तो कोई नॉलेज गेन नहीं होगा। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। उड़ती चिड़िया को पकड़ने के लिए हाथ का चिड़िया छोड़ते हैं, है ना। सो अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। हाथ में जो बर्ड है, बुश में चार बैठा रहे, ठीक है, झाड़ में चार बैठा रहे, फर्क क्या पड़ता है? उसको पकड़ा तो नहीं, पकड़ा तो एक है, तो ये ज्यादा अच्छा है। देन इसमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क डालना चाहिए? आई डिड हियर समथिंग बट सॉरी गर्ल्स, गर्ल्स तो इंटरजेक्शन मार्क। नेक्स्ट, just then Miss Datta came out of dash physics lab looking grim and went marching off towards Sister Rose's office. क्या होना पड़ेगा? फिजिक्स लैब से निकला तो पर्टिकुलर जगह है तो द लिखना पड़ेगा, है ना। 16th क्वेश्चन, इसमें सही बताना है, दोनों वर्ड बताना है। Aunt Razia turned to dash at us dash a finger. You four do not go anywhere without me. You hear? I'll be back in 10 minutes. उंगली दिखा के कहीं नहीं भागोगे, तो वैगिंग। ओके, तो Aunt Razia turned to glare at us, ठीक है, एकदम घूर के देखना। हाँ, वैगिंग अ फिंगर, हाथ को हिलाते हुए बोलना कि यू फोर डू नॉट गो एनीवेयर, मैंने मेरे से बिना पूछे कहीं मत चले जाना, ठीक है, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। देन इसमें कौन सा सही मार्क लिखना पड़ेगा? शी वॉज वेयरिंग अ सैगी फेडेड ग्रीन टी शर्ट। क्या लिखते हैं? टी शर्ट, डैश लिखना बस, है ना। फोर्थ वाला देखना, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड। मॉक का सब्सटीट्यूट बताना है। यस मैम, कार्तिक गेव अ मॉक सल्यूट, देन एज द टू वॉक्ड अवे शी स्माइल्ड एट जहान। मॉक सल्यूट ओरिजिनल नहीं, तो क्या होना चाहिए? इमिटेटिव, सिंसियर, कॉमिक या जेन्युइन? क्या होना चाहिए? इमिटेटिव, कॉपी करता हुआ। कॉमिक का मतलब था हंसी वाला, ठीक है। देन सेंटेंस अरेंजमेंट, यहां देखना, सबसे पहला सेंटेंस है ए और एफ तो सही जगह पे, ए और एफ सही जगह पे, और ये जम्बल्ड अप है तो इसको ठीक करना है, ठीक है।
तो मूविंग अवे फ्रॉम द नॉइस एंड द क्राउड्स वी सेटल्ड ऑन द घाट स्टेप्स outside and heard the whole story. Okay. Finally, I finally a servant was found. वो तो नहीं हो सकता. First नहीं हो सकता. Second, another police team then rushed off to Robin's house and found it locked. वो नहीं हो सकता. When the police arrived at Shashadhar Mishra's house and knocked at the door, no one answered. वो भी नहीं हो सकता. The neighbors said that they had not seen the couple for the last 2 days. Question है. Then he dashed to a plump man in a dhoti who was standing at the river edge, filling a couple of large copper pots with Ganga water. सर ऐसे ही एक क्वेश्चन तो आगे भी किया, लेकिन यहाँ पर मैं अलग जगह पे, ठीक है, यहाँ वर्ब का सही फॉर्म लिखना है, ठीक है. Who was handling, सर पास्ट टेंस में लिख रहा है, तब क्या लिखना है? Then he pointed, had pointed नहीं, then he pointed, उसने इशारा किया, इशारा कर चुका था नहीं, इशारा कर किया, ठीक है. See you in the next class. Bye-bye. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम निष्ठा. मैं विनोद शंकरन और ये IBSA का पिछले साल का 2023 का पेपर का डिस्कशन है, ठीक है. देखो इंग्लिश में किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं. मैं तो मानता हूं कि भाई लोग तो कहते हैं ये बहुत इजी पेपर होता है, मुझे तो उसका स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा लगता है. मतलब IBACIO से भी बेहतर ही कहूँगा, एक लेवल बेहतर ही कहूँगा, ठीक है. यू मे नॉट एग्री विथ मी बट दैट्स माय ओपिनियन कि एक लेवल तो IBACIO से भी बेहतर. बहुत बड़ी बात है सर, बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसीलिए आसान लगता है. आसान क्वेश्चन कई सारे होते हैं इसीलिए अच्छा लगता है, लेकिन सेंटेंस करेक्शन वगैरह जो है अच्छे खासे हैं, ठीक है. इसीलिए मैं इसको जरा से टफ ही मानूंगा कि भाई सेंटेंस कम से कम ग्रामर के तौर पे तो ये ज़्यादा अच्छा पेपर है. NCERTquiz.com अगर आप एक बार जाकर देखोगे तो आपके GS के प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे. तो संदीप सर के बारे में आप लोग सब जानते हो. सर का ही ये टीम निष्ठा सर हर हम सब मिल करके ही चला रहे हैं. IB सिक्योरिटी असिस्टेंट 24 मार्च शिफ्ट 1 ओके का इंग्लिश. अब देखो, माई वॉच हैज बिगन डैश अ फ्यू मिनट्स एवरी डे. मैंने कहा कभी भी ब्लैंक आए तो अकेले ब्लैंक पे नहीं रुक जाना है, पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद समझना है. तो माई वॉच हैज बिगन डैश अ फ्यू मिनट्स एवरी डे. स्लो होने लगा है, होने लगा है, ठीक है. तो माई वॉच हैज बिगन लूजिंग, घटने लगा है. तो हैज बिगन डूइंग समथिंग, याद रखना, हैज बिगन डूइंग समथिंग. याद रखना जब भी बोलूंगा हैज बिगन, आई हैव स्टार्टेड सेविंग मनी. देखना बिगिन, स्टार्ट, ये सब वर्ड्स के बाद में, ये सब वर्ड्स के बाद में जो एक्टिविटी बताते हो उसको हमेशा कैसे लिखते हैं? V फॉर्म में लिखता है. आई हैव बिगन, आई हैव स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग, आई हैव बिगन एक्सरसाइजिंग, आई हैव बिगन सेविंग मनी, आई हैव स्टार्टेड सेविंग मनी. याद रखना ये को लोकेशंस बोलते हैं, किसके साथ कौन सा शब्द आता है ये हर लैंग्वेज में तय है, हर लैंग्वेज में तय है. इंग्लिश में भी को लोकेशंस होते हैं. तो यहां पर मैं माई वॉच हैज बिगन डूइंग समथिंग, तो लूजिंग समथिंग, हैज बिगन व्हाट, डूइंग समथिंग. यहां पर मैं ग्रामर का भी हम प्रयोग कर सकते हैं. यहां पर मैं नाउन चाहिए और वर्ब का नाउन फॉर्म जेरेंड होता है, तो लूजिंग, ING फॉर्म को जेरेंड बोलते हैं जब उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता. तो ये जेरेंड है, तो लूजिंग आना चाहिए. तो ग्रामर से भी, कोलोकेशन से भी, हर तरीके से. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम. इस ईडियम का मीनिंग बताना. आउट एंड आउट का मतलब है पूरी तरीके से, तो कंप्लीटली, ठीक है. इवेंचुअली का मतलब है आखिरकार. सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन. ऐसे सेंटेंस में गच्चा मत खा जाना. ये सिर्फ कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन की बात नहीं है, बाकी भी सेंटेंस में एरर हो सकता है, तो ध्यान देना है, ठीक है. सबसे पहले हर मदर स्कोल्डेड हर फॉर वॉचिंग यूट्यूब ऑल द टाइम. यूट्यूब ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है, इसी तरीके से वो लिखता है, तो हमें भी वैसे ही लिखना पड़ेगा. ये तो सही लग रहा है सर, पहला तो सही लग रहा है, सेकंड को देखते हैं. हर मदर स्कोल्डेड हर फॉर, यहां कमा नहीं लिख सकते क्योंकि फॉर जो है प्रिपोजिशन है, कंजंक्शन नहीं है. अगर यही फैन बॉयज कंजंक्शन हो जाए तब तो कमा लिखना पड़ेगा. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले कमा लिखना है. ये तो यहाँ पर प्रिपोजिशन है, प्रिपोजिशन के बाद तो कमा लिखना ही नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है. हालांकि यूट्यूब सही है, यहाँ पर मैं देखना कैपिटलाइजेशन सही किया गया, पंक्चुएशन गड़बड़ है. हर मदर स्कोल्डेड हर फॉर वॉचिंग यूट्यूब ऑल द टाइम, ये सेंटेंस एकदम सही है लेकिन कैपिटलाइजेशन नहीं है, ठीक है, इसलिए ये गलत है.
हर मदर कॉमा स्कोल्डेड हर फॉर वॉचिंग, यहां पर मैं कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कॉमा नहीं होता। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कॉमा तब होता है जब बीच में कोई फ्रेज होता है, ठीक है। आई शी however did not respond, ठीक है। देखना, अगर अगर आपके सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई और शब्द आ रहा है तब तो ठीक है, कॉमा डालेंगे, लेकिन अगर मान लो कोई शब्द आ ही नहीं रहा है तो शी कॉमा डिड नॉट ऐसे लिख नहीं सकते। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कॉमा नहीं आता, ठीक है। करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट वन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। सैंडल सही है, इक्वल सही है, टावल ये EL है, TWEL टावल, और लॉयल सही है। फिर इनकरेक्टली वर्ड बताना है, अपैथी सही है, अपॉलॉजी सही है, एपियरी सही है, अपोस्ट्रोफे का स्पेलिंग गलत है, अपोस्ट्रोफे। इसमें नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, तुमको ये बताना है ये स्ट्रांगली वर्ड के बदले क्या लिख सकते हैं। इट रेन्ड स्ट्रांगली ड्यूरिंग द वीकेंड, कोई बदलाव करना है कि नहीं। हम क्या बोलते हैं रेन के साथ कोलोकेशन क्या है, इट रेन्ड हेवीली नॉट स्ट्रांगली, हेवीली। मूसलाधार बारिश हुई, भारी बरसात हुई, हिंदी में भी भारी बरसात हुई, ठीक है। ताकतवर बरसात हुई नहीं, भारी बरसात हुई, ठीक है, हेवीली। इसका मीनिंग बताना है। एंटिसिपेट करने का मतलब क्या है, उम्मीद करना, एक्सपेक्ट करना, बहुत इजी है। नेक्स्ट, दीज डेज वी डैश फॉर अ न्यू हाउस, दीज डेज लिखा है, याद रखना, खोज रहे हैं, याद रखना। जब भी कंटिन्यूअस टेंस लिखेंगे इसका आंसर क्या है, आर लुकिंग। क्यों सर, वी विल लुक, वी लुक, ये सब क्यों नहीं होना चाहिए, याद रखना। दीज डेज का मतलब इन दिनों। जो भी काम टेम्पररी है, ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, कुछ समय के बाद रुक जाएगा, हाँ, जो चल रहा है वाला काम कुछ देर के बाद रुक जाएगा, तो उसके लिए हम कोई भी कंटिन्यूअस टेंस लिखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, याद रखना। टेम्पररी काम के लिए हमको कंटिन्यूअस टेंस लिखना है, ठीक है। आई वॉज स्लीपिंग मतलब बाद में उठ गया होगा। आई विल बी स्लीपिंग, मैं सो रहा हूंगा मतलब बाद में उठ जाऊंगा, ठीक है। तो याद रखना है कि कंटिन्यूअस टेंसेस टेम्पररी काम को दिखाते हैं, और सिंपल टेंसेस परमानेंट चीजों को दिखाते हैं। आई एम अ टीचर, परमानेंट हूं इसीलिए, ठीक है। आई वॉज अ टीचर था, आई विल बी अ टीचर तो काफी समय के लिए रहूंगा। वी आर ह्यूमंस, जन्म से लेके अंत तक तुम वही रहोगे, ह्यूमन ही रहोगे। तो याद रखना है कि सिंपल टेंस को परमानेंस के लिए यूज करते हैं और कंटिन्यूअस टेंस को टेम्पररी एक्शंस के लिए यूज करते हैं। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमेशा, या कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, जब भी कोई दो समय की बात हो रही हो, ए और बी की बात हो रही हो, तब। सर सेंटेंस में दो ए और बी दोनों टाइम होना चाहिए क्या, नहीं। सेंटेंस में ये बोध भी हो जाए कि हाँ बाबा मैं दूसरे समय से रिलेट करके ही बात कर रहा हूं, तब भी हो जाएगा। जैसे इस सेंटेंस को देखना, आई हैव माई टास्क, क्या दिखा रहा है कि पहले टास्क शुरू हुआ था, कंप्लीट नहीं था, अभी आकर के खत्म हुआ है। मैंने टास्क खत्म कर दिया है मतलब पहले काम चल रहा था, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इस सेंटेंस को पढ़ने से ही, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पढ़ने से ही पता चलता है कि पहले कुछ और था, अभी कुछ और है। मतलब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। तब परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखते हैं। याद रखना, परमानेंट एक्शन के लिए सिंपल टेंसेस, टेम्पररी एक्शंस के लिए कंटिन्यूअस टेंसेस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस दो समय का जब बोध हो तो लिखना है। देन डेलिबरेटली का एंटोनिम बताना है, विपरीतार्थक बताना है। डेलिबरेटली का मतलब जानबूझ के, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बिना जाने। ही डैश डेलिबरेटली ब्रोक द रूल्स ऑफ द आश्रम, क्या होना चाहिए, ही अननोइंगली, अनविटिंगली, इनएडवर्टेंटली, बहुत सारे वर्ड्स है ना, ठीक है, अनजाने में कर दिया, ठीक है। डेलिबरेटली का मीनिंग क्या हो जाएगा, इंटेंशनली, ठीक है। अननोइंगली, अनजाने में कर दिया। इसका अरेंजमेंट करना है। सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे करते हैं सर, पहला सेंटेंस हर कोई करता है, वही पहला सेंटेंस ढूंढना है। पहला सेंटेंस में ऐसा कोई भी शब्द नहीं होगा जो कोई दूसरे सेंटेंस को पॉइंट कर रहा होगा पीछे। जैसे मान लो मैं बोलता हूं सर बी सेंटेंस पहला होना चाहिए, तो बी के ऊपर में कोई सेंटेंस नहीं होगा,
इसके ऊपर कोई सेंटेंस नहीं होगा, मतलब बी में ऐसे कोई शब्द नहीं होंगे, कंजंक्शन, प्रोनाउन, ऐसे कोई भी चीज नहीं होगा जो इससे पहले एक सेंटेंस मांगेगा। अगर बी के पहले अगर कोई सेंटेंस मांग लिया, मतलब इसमें ऐसे कोई शब्द है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, ऐसा है जो दूसरे सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो ये पक्का पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। तो ऐसे अरेंजमेंट का सबसे पहला काम क्या है? पहला सेंटेंस ढूंढना जिसमें कि उसके पहले के कोई कनेक्शन ना हो। ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बाद में देखते हैं। माई ग्रैंड फादर वॉज अ रिटायर्ड स्कूल टीचर एंड एन एविड रीडर, पहला सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, ए से ही शुरू कर सकते हैं। एवरी नाइट अंडर द डार्क स्काई विद द ट्विंकलिंग स्टार्स ही वुड टेल मी मेनी स्टोरीज। ही, हु, ये पहला सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ही बोलेंगे, प्रोनाउन लिख रहे हो तो नाउन बताना चाहिए। ठीक है, तो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। ही न्यू, फिर पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। दीज वेर द स्टोरीज, विच वेर द स्टोरीज, ये भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। तो ए ही पहला सेंटेंस होना चाहिए। हो गया। अब एक के साथ कौन सा आएगा उसको कनेक्शन करते हैं। याद रखना, हमेशा जब भी कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो अलग अलग सेंटेंस लिखते हैं, लेकिन सारा सेंटेंस एक दूसरे से जुड़ा होता है ना। तो इस सेंटेंस से कौन सा जुड़ा रहेगा? माई ग्रैंड फादर वॉज अ रिटायर्ड स्कूल टीचर एंड एन एविड रीडर, बहुत पढ़ते थे। तो क्या पढ़ते थे भाई? ठीक है, तो क्या लिखना चाहिए उसके बाद? पहला सेंटेंस अगर ये है तो पहला क्या होना चाहिए? ही न्यू अ वास्ट नंबर ऑफ संस्कृत टेक्स्ट बाय हार्ट, हो सकता है। एवरी नाइट अंडर द ही विल टेल स्टोरीज, नहीं हो सकता, क्योंकि एविड रीडर बोल रहे हो, अभी तो ये कहानी बता रहे हैं। फिर दीज वेर स्टोरीज, सर ये दोनों तो एक साथ ही आएगा, स्टोरीज की तो इसमें बात हो रही है, तो बी डी तो एक साथ आएगा। ए के बाद कौन सा आएगा फिर? सी। तो ए सी बी डी होना चाहिए। ए सी बी डी हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, है ना। ए सी बी डी। नेक्स्ट वन, इसमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क डालना चाहिए? ओह, आई डिडंट रियलाइज दैट। वो तो सर इंटरजेक्शन है, तो इंटरजेक्शन मार्क लगा देंगे, है ना। नेक्स्ट, इसमें बताने कि समन्ड के बदले कोई शब्द लिख सकते हैं कि नहीं। इन February दिस ईयर रशिया समन्ड वॉर ऑन यूक्रेन, बुलाना, समन का मतलब है बुलावा भेजना, तो गलत है। ठीक है, क्या किया उसने? घोषित किया, डिक्लेयर्ड। नेक्स्ट वन, इसके लिए क्या बोलते हैं? कौन सा इडियम सही है? पर्सन बोलते हैं या और कुछ बोलते हैं? पर्सन ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलते हैं, है ना। नेव कौन होता है बताना? जो बंदा चीट होता है, जो धोखा देता है, उसको नेव बोलता है। नाइट क्या होता है? मिनिस्टर को बोलता है, मंत्री को बोलते हैं नाइट। नेक्स्ट वन, वीर, वीरों को भी नाइट बोला जाता है। ओके, फिर देखना, यहां ये जरा से ट्रिकी है, ये बड़ा ट्रिकी सेंटेंस है। सून आफ्टर द विजिटर लेफ्ट, कोई आया था, वो छोड़ दिया। आर्टिस्ट केम टू हिज स्टूडियो, अब ये हिज स्टूडियो, आर्टिस्ट, विजिटर, मतलब मैं ही फिर ये बंदा ही आर्टिस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, यही बंदा आर्टिस्ट होना पड़ेगा और ये स्टूडियो उसकी ही होनी चाहिए। ठीक है, देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, सून आफ्टर द विजिटर लेफ्ट द आर्टिस्ट केम टू स्टूडियो। कई लोग बोलोगे एन लिखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये खुद ही तो आर्टिस्ट लग रहा है, क्योंकि स्टूडियो है, हिज स्टूडियो। किसकी स्टूडियो? विजिटर की स्टूडियो। विजिटर की स्टूडियो तो हो नहीं सकती, मतलब ये खुद ही आर्टिस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तब तो वो अपने स्टूडियो में वापस गया, वो अपने स्टूडियो में वापस गया। एन आर्टिस्ट तो लिख नहीं सकता, एक आर्टिस्ट आया तो हिज स्टूडियो फिर किसका पता नहीं चलेगा। इसीलिए यहां पर मैं द ही लिखना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम क्या आंसर दिया गया था, लेकिन द ही लिखना पड़ेगा। एन गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि लॉजिक नहीं बैठेगा। ठीक है, हिज स्टूडियो, तो एन आर्टिस्ट, कोई आर्टिस्ट आया उसका स्टूडियो नहीं हो सकता, विजिटर का स्टूडियो नहीं हो सकता। तो ये आर्टिस्ट, ये खुद ही ये बंदा होना चाहिए, तो वो आर्टिस्ट खुद अपने स्टूडियो में गया, द आर्टिस्ट ही होना चाहिए। लॉजिक लगाना पड़ता है सेंटेंस में। ठीक है, इन टूडेज वर्ल्ड वी आर ऑलवेज बाउंड डैश टाइम, किससे बंधे हुए रहते हैं? समय से, बाउंड बाय टाइम। नेक्स्ट वन, डैश योर बुक बाय सैटरडे, सैटरडे तक लौटा दूंगा, लौटा रहा हूं तो नहीं बोलते, लौटा दूंगा, तो क्या बोलना पड़ेगा? आई विल रिटर्न। ठीक है, आई हैव रिटर्न का मतलब मैंने रिटर्न कर चुका हूं अगले संडे सैटरडे तक, गलत हो जाएगा। दो ब्लैंक है, पूरे सेंटेंस को ही पढ़ना है। When Davis reached his aunt's place, he was dash tired and weak. His aunt told him to catch dash sleep.
ठीक है, when Davis reached his aunt's place he was dash tired, ठीक है, क्या बोले कि he was लिख दिया तो felt तो लिख नहीं पाओगे, he was felt tired तो लिख नहीं पाएंगे, he was feels भी नहीं कर पाएंगे, he was feeling tired एकदम कर सकते हैं, and weak his aunt told him to catch some sleep, ठीक है, तो फीलिंग और सर सम और एनी के बीच में फंस जाते हैं सर, एनी नेगेटिव में लिखना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है, हिंदी लगाना है, समझे, कोई ज्यादा माथापच्ची मत करना हो। सम का मतलब है जरा या कुछ, ठीक है, और एनी में और कुछ नहीं लगा हुआ है, ये जरा भी या कुछ भी, बस फिर सिर्फ भी लगा हुआ है, ठीक है। अब नेगेटिव में यूज करो, पॉजिटिव में यूज करो, जहां सही लगता है वहां यूज करो, जहां हिंदी में भी बोल सकते हो वो सब जगह पे एनी लिखो, जहां भी नहीं बोल सकते वहां सब सम लिखो, खत्म तो हो गया। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा तुमसे, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, आई विल नॉट से एनीथिंग टू यू, ठीक है, मैं कुछ कहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू से समथिंग टू यू, हिंदी तो हो गया, कुछ भी समथिंग। फिर देखो जरा, डू यू हैव सम मनी, अब देखना ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव इंटरोगेटिव है, ठीक है। डू यू हैव सम मनी, आपके पास कुछ पैसे हैं, सम मनी, ठीक है। फिर गुस्से में बोल रहा हूं, डू यू हैव एनी सेंस, जरा भी अकल है, तो भी बोलना है तो ये नहीं बोलना है, सम बोलना है तो भी नहीं बोलना है, बस इतना ही तो है। कौन सा नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों माथापच्ची करेंगे जब हिंदी ही जानते हैं तो, ठीक है। देन नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, मैंने इसके जगह पे वाइट, ये टर्निंग रोड पे के बदले में क्या लिखोगे, लिखने के लिए है कुछ या नहीं। द डॉक्टर टुक द ड्राइवर सीट एंड दे मूव्ड ऑफ अलोंग द वाइट टर्निंग रोड, टर्निंग रोड नहीं बोलता है, घुमावदार रोड को बोलते हैं वाइंडिंग रोड, ठीक है, ठीक है, वाइंडिंग रोड। क्रिकेट रोड का मतलब क्या है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, क्रिकेट होना, लेकिन रास्ते ट्विस्टिंग होता है या वाइंडिंग होता है। ट्विस्ट होने का मतलब है कि बहुत ही विकृत होना, तो वो विकृत भी नहीं है, क्रिकेट भी नहीं है, तो वाइंडिंग, घुमावदार। फिर को लोकेशन की बात। नेक्स्ट वन, डॉक्टर अब्दुल कलाम द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज आल्सो डैश ग्रेट साइंटिस्ट, आल्सो अ ग्रेट साइंटिस्ट, है ना, ये तो इजी है। लास्ट है वन मोर सेंटेंस अरेंजमेंट, फिर पहला सेंटेंस ढूंढना है, उसके बाद साथ आगे चलना है। हर स्टाइल नहीं हो सकता, हर स्टोरीज नहीं हो सकता, त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज हो सकता है, सी से ही शुरू करना पड़ेगा। अब वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, शी वॉज अ वंडरफुल राइटर लिख सकता हूं। हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग, लेकिन सर डी के बाद ही ये लिख पाओगे, चूंकि वंडरफुल राइटर थे वो, क्यों थी वंडरफुल राइटर का आंसर ए में है, तो डी और ए तो एक साथ आना चाहिए, तो सी तो पहला हो गया, डी ए एक होना चाहिए, और तो क्या होना चाहिए, सी डी ए बी होना चाहिए, सी डी ए बी, सी डी ए ही होना पड़ेगा ना, सी बी ए डी भी नहीं हो सकता, सी डी ए बी ही होना पड़ेगा, सी डी ए बी ही होना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। आपको जो भी इंग्लिश में सीखना है उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आपको इंग्लिश सीखना है, पूरे कोर्स सीखना है, तो हमारे ऐप को डाउनलोड करो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वहां पर मैं पूरी अंग्रेजी सीखो जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं। सी इन द नेक्स्ट क्लास बेटा, थैंक यू ऑल वेरी मच। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम निष्ठा, मैं विनोद शंकरन। ये IBSEA 24 मार्च 2023 का शिफ्ट 2 का इंग्लिश है। इसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे उसको देखते हैं। संदीप बंसल सर को जानते हो आप, एनसीईआरटी क्विज दोनों ट्राई करने की चीज है, जरूर एनसीईआरटी क्विज वाले साइट को जरूर एक बार चेकआउट करना। इसमें सारी आपकी जीएस की जितनी पोर्शन है वो एकदम क्लियरली एनसीईआरटी के बुक्स के अनुसार लिखा हुआ है। IBSCIO 2025 का क्रैश कोर्स हमारा ऑन है, इसको भी आप खरीद सकते हो। और CAPF का AC पेपर 2026 पेपर 1 और 2 वो भी आपके लिए अवेलेबल है सुदर्शन बैच में और लक्ष्य बैच में भी, ठीक है। CDS 1 2026 का जनरल स्टडीज पूरी आपको मिल जाएगा। नाउ select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given phrase. A leopard does not change its coat, ठीक है।
इट्स कोट, इसको चेंज करना है। कोट की जगह क्या बोलते हैं? स्पॉट्स। और लेपर्ड डज नॉट चेंज इट्स स्पॉट बोला जाता है, कोट नहीं बोलते हैं। मतलब क्या है? असली लेपर्ड जो है अपना असली नेचर नहीं छोड़ेगा, कुछ भी होगा अपना असली नेचर नहीं छोड़ेगा, मतलब कोई भी अपनी प्रकृति छोड़ नहीं पाता। देन ऑल ऑफ अ सडन वी बिगैन टू फील स्लाइटली अनकंफर्टेबल। इसका सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए फाइनली, रेयरली, थिनली या नो सब्स्टिट्यूशन। कुछ भी नहीं होगा, नो सब्स्टिट्यूशन, है ना। नेक्स्ट वन, द टाउन्स पीपल यूज द बैंक क्लॉक डैश द टाइम। हाँ, बैंक के क्लॉक को समय देखने के लिए यूज करते थे, टू चेक द टाइम। ठीक है। नेक्स्ट वन, द ट्रेन डैश दिस रूट रन वेरी फास्ट। इस रूट वाली ट्रेन जितनी है बहुत जल्दी चलती है। द ट्रेन ऑन दिस रूट, याद रखना इन दिस रूट नहीं बोलते हैं, ऑन दिस रूट। रूट के लिए, रोड के लिए वगैरह ऑन बोला जाता है। द ट्रेन ऑन दिस रूट रन वेरी फास्ट। नाउ इसके लिए आपको दो वर्ड्स बताने हैं। ठीक है। डैश अराउंड दार्जिलिंग इंक्लूड सेवरल स्पीशीज ऑफ डक्स, टील्स, प्लोवर्स एंड गल्स दैट पास दार्जिलिंग डैश माइग्रेटिंग टू एंड फ्रॉम तिब्बत। सेकंड वाले में तो वही होना चाहिए जब वो, जिस समय वो माइग्रेट कर रहे होते हैं, जिस समय माइग्रेट कर रहे होते हैं वाइल्ड, तो फाउंड ही होना चाहिए। द fauna found around Darjeeling include several species of ducks, teals, plovers and gulls that pass Darjeeling while migrating to and from Tibet. Fourth correct answer. Next one है, select the most appropriate meaning of the given word. Remote का meaning क्या है? दूर, distant, है, बहुत ज्यादा दूर होना। नेक्स्ट है, yes dash you can have this chocolate। हम yes और no के साथ क्या करते हैं? हमेशा कॉमा एक लगाते हैं। yes और no बोलने पर एक कॉमा से सेपरेट करना पड़ता है, तो yes you can have this chocolate। नेक्स्ट वन, डॉक्टर अब्दुल कलाम इज नोन एज डैश मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल लिखना है? नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन, the boys played a jinx on the old shopkeeper by dropping a dead mouse in a jar of candy। jinx नहीं, उसके ऊपर में एक प्रैंक, मजाक किया था, तो प्रैंक किया था। the boys played a prank on the old shopkeeper। hoax का मतलब है false alarm, false alarm। ठीक है। जाइब का मतलब है मॉक करना, किसी को मजाक उड़ाना बोल करके। ठीक है। तो यहां प्रैंक खेलना, प्रैंक से हम किसी के साथ बदमाशी करते हैं उसको डराने के लिए। ठीक है। फिर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। सबसे पहला तो यही है सर, अप्रोच का स्पेलिंग है APPROACH, वही, बाकी सब तो सही है। फिर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द स्कूल डैश क्लोज टुमारो। ओके, द स्कूल क्या लिखना पड़ेगा? द स्कूल विल रिमेन क्लोज टुमारो। ठीक है। देन फिर सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्वारल ही इनकरेक्टली लिखा हुआ है सर, क्वारल में EL आता है, QUARREL, बाकी सब सही है। नेक्स्ट वन बताओ, पंक्चुएशन किसका सही है? इज सुमित ऑन डेज लीव टुडे, गलत है। इसमें आप देखोगे इस सेंटेंस में ये सुमित ऑन डेज लीव, डे के साथ अपॉस्ट्रोफी चाहिए, ये सही नहीं है, ये गलत है। थर्ड गलत है क्योंकि टुडे के बाद फुल स्टॉप है। क्वेश्चन मार्क ही सही है, तो क्वेश्चन मार्क में सी सुमित ऑन डेज लीव टुडे, तो ये तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डायरेक्ट स्पीच लग रहा है, तो फोर्थ सही होना चाहिए। नेक्स्ट वन, व्हाट इज रचित डूइंग? ही डैश इज बाथ। व्हाट इज रचित डूइंग, उसके लिए रिस्पॉन्स आ रहा है, तो क्या लिखना पड़ेगा? ही इज हैविंग हिज बाथ, क्योंकि अभी वो रुक जाएगा, वो काम कर रहा है, अभी उसका नहाना बंद हो जाएगा। तो कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या कोई भी कंटिन्यूअस टेंस लिखते हैं तो उसके लिए लिखते हैं जब काम टेम्पररी होता है, रुकने के लिए होता है। अभी चल रहा है लेकिन रुक जाएगा, जैसे इट इज रेनिंग नाउ, तो रुक जाएगा कुछ देर में, है ना। फिर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। स्टिकी फिंगर्स, स्टिकी फिंगर्स का मीनिंग क्या है? चोरी करने वाला, अ टेंडेंसी टू स्टील, उसको बोलते हैं स्टिकी फिंगर्स। फिर द एरिया, एंटोनिम बताना है एक्सेसिबल का ऑपोजिट। दिस एरिया इज डैश फॉर सिविलियंस, ऑपोजिट ढूंढ कर लिखना है इसमें।
तो सेंटेंस ही सही हो जाएगा, याद रखना। इसका एंटोनिम लिखोगे ऑटोमेटिकली सेंटेंस सही हो जाएगा। दिस एरिया इज डैश फॉर सिविलियंस, रेस्ट्रिक्टेड फॉर सिविलियंस। एक्सेसिबल मतलब पहुंचा जा सकता है, रेस्ट्रिक्टेड मतलब सीमित है, सिविलियंस के लिए यह जगह सीमित है। 17th क्वेश्चन में बताना, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फ्रिज स्टार्टेड इन 1932 एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 1937। इस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिज, इसके ऑफ द ब्रिज, तो मैन्युफैक्चर करते हैं ब्रिज को, फैक्ट्री में तो नहीं उगाते हैं, क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज बोलना पड़ेगा, ना कि डेवलपमेंट या क्रिएशन। डेवलपमेंट का मतलब विकास, कंस्ट्रक्शन का मतलब है बनाना। 18th क्वेश्चन है, ही वॉज बॉर्न इन टू डैश मिडिल क्लास तमिल फैमिली। एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में उनकी जन्म हुई। ही वॉज बॉर्न इन टू ए। इसका सही आंसर क्या होगा? पहले पहला सेंटेंस ढूंढते हैं। ए लिख रहा है सबसे, ए में पहला सेंटेंस पढ़ के देखते हैं। पहला सेंटेंस किसी और दूसरे सेंटेंस के साथ लिंक नहीं करेगा, उसके पहले वाला, ठीक है। तो देखते हैं ये किसी ऐसा कोई वर्ड है जिसके पहले, जो इसमें कोई ऐसा वर्ड है जो इसके पहले आने वाले किसी सेंटेंस को दिखा रहा है। देखते हैं। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। हो सकता है इसमें हमको सही आंसर बताना है। तो इसमें पहले देखते हैं, सर ए से शुरू किया वाला भी है, सी से शुरू किया वाला भी है, डी से और सी से, ठीक है। तो ए से शुरू करके देखते हैं। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। हो सकता है। उसके बाद डी देखते हैं, इट वॉज द स्टोरी, नहीं हो सकता क्योंकि इसमें स्टोरी की बात नहीं हुई है, तो इसीलिए ये नहीं हो सकता, ठीक है। सी को देखते हैं, CBDA में सी को पढ़ते हैं। When I was a child, a novel called Kashi Yatra was appearing as a serial in the Kannada weekly Karamveera, ठीक है। उसके बाद बी आ सकता है क्या? This old lady, also यहाँ old lady की बात ही नहीं है, तो सी और बी नहीं हो सकता। डी से शुरू हो सकता है क्या? It was the story of, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर होना चाहिए 4, CDAB, है ना। ओके, एक और जंबल्ड स्टोरी है, उसको देखते हैं। पहला वाला देखते हैं, ए बी, पहला वाला में देखते हैं। पहला वाला, स्टोरी सेलिंग इज नॉट इजी, शुरू हो सकता है, ठीक है। मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो पहले वाले सब में ये से ही शुरू है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए के बाद बी आ सकता है कि नहीं, देखते हैं। स्टोरी टेलिंग इज नॉट इजी। ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड माई ग्रैंडफादर वुड टेल मी स्टोरीज लाइंग अंडर द डार्क स्टारी नाइट्स। हो सकता है ये के बाद बी। उसके बाद डी देखते हैं। During those storytelling nights, I have traveled with my grandfather to be the battlefield of Haldighati in Rajasthan and cried for the dead horse Chetak. तो A, B, D तो हो सकता है, A, B, D हो सकता है। उसके बाद देखते हैं C, It requires the proper modulation of voice। ये नहीं हो सकता क्योंकि story telling is not easy। क्यों easy नहीं है उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो A के बाद C आना चाहिए, A के बाद B नहीं आ सकता, है ना। A के बाद B नहीं आ सकता, तो पहला वाला भी और फोर्थ वाला भी गया। ए के बाद सी आना ही चाहिए। स्टोरी टेलिंग इज नॉट इजी, इट रिक्वायर्स द प्रॉपर मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस इन ऑर्डर टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ हॉरर, सरप्राइज, ह्यूमर एंड पीस ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड। और उसके बाद बी और डी एक साथ आना चाहिए, ए सी एक साथ आना चाहिए, तो ए सी बी डी। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। एक और सेशन लेकर आता हूं, उसमें हम लोग बात करते हैं। कैच यू इन द नेक्स्ट सेशन। हमारे चैनल को ज्वाइन करो और हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना है तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको क्लिक करके हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर लो, ठीक है। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम निष्ठा में विनोद शंकरन। ये IBS से 24 मार्च 2023 का शिफ्ट 3 का इंग्लिश है, ठीक है। आपको पता है NCERT क्विज टीम निष्ठा का एक इतनी अच्छी वेबसाइट है जहां पर मैं आप पूरे GS का, NCERT के जितने पूरे GS है वो वहां पर मैं आप सीख सकते हो। प्लीज विजिट द वेबसाइट और देखो उसमें आपके लिए फायदे का चीज क्या है। हमारा IBACIO 2025 का क्रैश कोर्स चालू है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करो, जाओ, एक्सप्लोर करो, ये कोर्स के बारे में पूरी जानकारी लो। CAPFAC 2026 का पेपर 1 और 2 ये भी अवेलेबल है सुदर्शन बैच में। लक्ष्य बैच भी हमारा चल रहा है, CDS CAPF का कंबाइंड बैच, और CDS 1 2026 का जनरल स्टडीज का भी हमारा बैच चल रहा है। आते हैं पहला क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल इज डैश मोस्ट फेमस स्टेशन
इन द वर्ल्ड इज द मोस्ट फेमस बोलता हूं तो द लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? नेक्स्ट, इसमें अंडरलाइन वर्ड के बदले में सही वर्ड लिखना है. एनी इन्वेंटरी ऑफ दार्जिलिंग इज इनकम्प्लीट इफ अ टी प्लांटेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन इट. इन्वेंटरी का मतलब तो होता है लिस्ट, ठीक है? तो ये इन्वेंटरी नहीं है, क्या होनी है? तो होना चाहिए आइटिनरी. आइटिनरी का मतलब कि ट्रैवल प्लान. ट्रैवल प्लान कंप्लीट नहीं है अगर दार्जिलिंग गए, अगर आप कोई टी एस्टेट में नहीं गए. ओके, फिर दिस स्टोरी डैश द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. दिस स्टोरी इज अबाउट, ये कहानी है पाकिस्तान और इंडिया के पार्टीशन के बारे में. नेक्स्ट वन, बॉबी डैश आई डेंट नो यू कुड प्ले द माउथ ऑर्गन. कौन सा ये लिखना है, कौन सा पंक्चुएशन लिखना है? बॉबी कमा आई डेंट नो यू कुड प्ले, बॉबी कमा फोर्थ लिखना है. इसमें कौन सा ऑर्डर आएगा? इसमें कौन सा ऑर्डर आएगा? देखो, सबसे पहले सारे में ये ही, ठीक है? तो ये के बारे में तो कोई चिंता ही नहीं है. देखते हैं. वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजिन्स टू द नेबरिंग विलेज. हाँ, पहले तो यही आएगा. वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजिन्स टू द नेबरिंग विलेज. उसके बाद सेकंड देखता हूं, विच ए के बाद डी पढ़ के देखता हूं. वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी. ओके, हो सकता है. एक बार डी तो हो सकता है. उसके बाद सी, इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट. नहीं हो सकता क्योंकि बदल बदल करके हो रहा है. तो ए के साथ डी सी बी ये नहीं हो सकता. ए बी सी डी देखते हैं. वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विथ माई कजिन्स टू द नेबरिंग विलेज, वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवरसेल्व्स थॉरोली. तुरंत वेडिंग में गए कर तो फिर बाकी सब तो कुछ लिख ही नहीं पाओगे, ठीक है? तो ये भी नहीं होना चाहिए. थर्ड वाला देखते हैं. वंस आई वेंट टू अ वेडिंग विथ माई कजिन्स टू द नेबरिंग विलेज. उसके बाद डी, वी वुड ईट, वो नहीं हो सकता. ए के साथ डी तो पहले हमने मना कर दिया, तो ए के साथ डी तो हो ही नहीं सकता. तो ए सी बी डी होना चाहिए. वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजिन्स टू द नेबरिंग विलेज, इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट. उसके बाद वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवरसेल्व्स थॉरोली. कैसे? वी वुड ईट. तो ए सी बी डी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ रफ एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर दिस प्रोजेक्ट. कंस्ट्रक्ट करते हैं या हम प्रिपेयर करते हैं? प्रिपेयर करते हैं. वी हैव प्रिपेयर्ड अ रफ एस्टिमेट. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना. सेलर सही है, ऑथर सही है, वेटर गलत है. वेटर में ई आर आता है, WAITER, वेटर. एक्टर सही है. नेक्स्ट है, fill in the blanks. The artist was shocked dash that somebody had scratched his painting a dashed knife. The artist was shocked to see that somebody had scratched his painting with a knife. Third, अच्छा, ये गैलेक्सी को अंडरलाइन करके आपको ये बताना है कि भाई इस अंडरलाइन, इसके गैलेक्सी का वर्ड अंडरलाइंड है क्या, इसको रिप्लेस करना है. Our solar system is a part of the Milky Way galaxy. गैलेक्सी की जगह क्या कॉस्मोस या यूनिवर्स या क्रिएशन लिखना है? नहीं, ये तो गैलेक्सी ही है, तो वर्ड तो सही. कॉस्मोस का मतलब होता है पूरा यूनिवर्स, और यूनिवर्स भी नहीं लिखना है. क्रिएशन तो कृति है, दोनों ही नहीं आएगा. नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड. नेक्स्ट वन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना. कल्चर सही है, मर्मर सही है, स्कल्पचर में ई मिसिंग है, तो ये गलत है. पंक्चर सही है. इसका बताओ. सरजू सैट नेक्स्ट टू हर मदर डैश अ डॉल टाइटली इन हर आर्म्स. पकड़े हुए, तो होल्डिंग है ना. सरजू सैट नेक्स्ट टू हर मदर होल्डिंग अ डॉग टाइटली इन हर आर्म्स. ओके, कौन सा बताओ सही पंक्चुएशन के साथ लिखा हुआ है? वेल दैट्स ऑल आई हैव गॉट टू से अबाउट मार्स. वेल दैट्स ऑल आई हैव गॉट टू से अबाउट मार्स. सर वेल के बाद तो जब भी इंटरजेक्शन येस नो वगैरह लिखते हैं तो कॉमा लिखते हैं, तो ये तो सही है. और इसमें डबल कोट्स भी है क्योंकि डायरेक्ट स्पीच है. वेल दैट्स ऑल आई हैव गॉट टू से, यहां पर मैं आपका अपोस्ट्रोफी नहीं है. ओके, ये सही हो सकता था लेकिन इसमें डबल कोट्स नहीं है क्योंकि डायरेक्ट स्पीच है. और ये वेल दैट्स ऑल आई हैव गॉट टू से अबाउट मार्स, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, फुल स्टॉप है, तो सेकंड वाला. अगला वाला बताओ. डैश एंटिक शॉप विल बी अ गुड प्लेस टू सी ओल्ड क्लॉक्स. एक एंटिक शॉप, ठीक है, तो an antique shop will be a good place to see the old clocks.
ठीक है, नेक्स्ट वन, एब्सोल्यूट का मीनिंग बताना है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? कंप्लीट। फिर 15th क्वेश्चन बताना, बाय एंड लार्ज का मतलब क्या है? मोटे तौर पे। बाय एंड लार्ज का मतलब है मोटे तौर पे, ऑन द होल। फिर माई ग्रैंडफादर डैश फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर आउटसाइड। हर दिन जाते हैं। याद रखना, परमानेंट एक्शंस के लिए सिंपल टेंसेस यूज होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। जो मोटे तौर पे हमेशा होता था, होता है या होता रहेगा, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। और ये तो हमें करीब करीब हर एक दिन ही जाते थे, एवरी डे। तो गोस। ठीक है, नेक्स्ट वन, एंटोनिम बताना है। द होल स्टोरी नरेटेड बाय द गर्ल वॉज एक्यूरेट। तो एक्यूरेट नहीं था, तो क्या होना चाहिए? फॉल्स। एंटोनिम लिखना है। तो 18th क्वेश्चन बताना है। पहला सेंटेंस पहले ए से शुरू करते हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम नहीं हो सकता, उस समय नहीं हो सकता। डी से शुरू करते हैं, एवरी वेंसडे अ मैगजीन कॉल्ड करमवीरा वुड कम एंड आई वुड रीड अ स्टोरी टू हर, हो सकता है। सी से शुरू करके देखते हैं, माई ग्रैंडमदर, अच्छा, रीड अ स्टोरी टू हर नहीं हो सकता, कौन हर है पता नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सी बी डी है, माई ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड, हो सकता है। बी, लेटर शी कुड नॉट रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, तो सी और बी तो हो ही नहीं सकता, चूंकि सी के साथ कनेक्शन नहीं है, तो लास्ट ही सी डी ए बी ही सही होगा। ठीक है, 19th क्वेश्चन, वी टुक अ ब्रेक आफ्टर वी डैश फॉर 2 days कंटिन्यूअसली। ठीक है, हमने ब्रेक लिया 2 दिन काम करने के बाद, 2 दिन काम कर चुकने के बाद। आफ्टर बिफोर वगैरह आएगा तो याद रखना है कि परफेक्ट टेंस आना चाहिए उसमें, आफ्टर बिफोर वगैरह आएगा तो वी टुक अ ब्रेक आफ्टर वी हैड वर्क फॉर 2 days कंटिन्यूअसली। लास्ट क्वेश्चन है, स्ट्राइक व्हाइल द पर्सन इज नॉट रेडी। क्या लिखना है? कौन सा सही प्रोवर्ब है? स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट। ठीक है, जब गर्म लोहा हो तभी पीटो, मारो उसको। तो स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, 3। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। मीट यू वेरी सून विद द नेक्स्ट क्लासेस। बाय बाय। ग्रामर सीखना है, हमारे ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको जो भी नया सीरीज हमारा आए वो आपको तुरंत मिल जाए। बाय बाय।